हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालाकुसेर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। जितने भी एंजियोस्पर्म में प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनके सीड जर्मिनेट होकर क्या करते हैं, नए सीडलिंग प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक निश्चित अवधि तक क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ प्रदर्शित करता है। प्रत्येक स्पीसीज के प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ का समय जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद इन प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक स्पीसीज के प्लांट्स में फ्लावरिंग क्रिया भी एक विशिष्ट मौसम में ही होता है। ठीक है, जैसे कि एनुअल प्लांट्स में फ्लावरिंग उसी ईयर में होता है, उसी वर्ष में होता है। ठीक है, जबकि जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग जो है वो कई वर्षों के बाद होता है। ठीक है, इन प्लांट्स में फ्लावरिंग के दौरान अनेक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लावरिंग की क्रिया को मुख्यतः दो फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला है प्रकाश काल या फोटो पीरियड। फ्लावरिंग क्रिया के लिए एक निश्चित प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश काल का फ्लावरिंग पर प्रभाव क्या कहलाता है, फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है। ठीक है, सेकंड है इसका टेम्परेचर। प्रत्येक स्पीसीज के प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए एक विशिष्ट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग क्रिया पर तापमान के प्रभाव को क्या कहा जाता है, वर्नेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स में फ्लावरिंग क्रिया के बाद फ्रूट्स एवं सीड्स का फॉर्मेशन होता है। सीड के मैच्योर होने के बाद अधिकांश सीड एक निश्चित समय अवधि के पश्चात ही क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण सीड एक निश्चित समय अवधि तक निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, उसके बाद अंकुरित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पेरियोडिज्म। प्लांट्स में फ्लावरिंग की क्रिया के लिए दिन की एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, फ्लावरिंग की क्रिया के लिए आवश्यक लाइट की समयावधि अथवा दिन या रात की अपेक्षित समयावधि जो कि फ्लावरिंग की क्रिया के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिर फोटो पीरियड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार फ्लावरिंग क्रिया के रूप में पौधों का फोटो पीरियड के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, फोटो पेरियोडिज्म कहलाता है। ठीक है, फोटो पेरियोडिज्म की खोज सबसे पहले गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में किया था। इन्होंने देखा कि जब टोबैको की मैरीलैंड मैमोथ और सोयाबीन की बिलॉक्सी स्पीसीज अपनी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ के बावजूद भी क्या करता है, ग्रीष्म ऋतु में फ्लावरिंग नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसी स्पीसीज को क्या करते हैं, शीत ऋतु में ग्रीन हाउस में उगाते हैं, तो उनमें सीड और फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पौधों में फ्लावरिंग क्रिया के लिए दिन की लंबाई ही उत्तरदायी होता है, जबकि टोबैको की स्पीसीज में फ्लावरिंग शॉर्ट डे वाली स्टेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियड। ठीक है, गार्नर एवं मेलार्ड ने 1920 इन्होंने इसको 3 समूह में वर्गीकृत किया। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग शॉर्ट डे प्लांट्स। ऐसे पौधे जिन्हें फ्लावरिंग क्रिया के लिए अपेक्षाकृत छोटे दीप्तिकाल जैसे कि 8 से 10 घंटा या फिर 12 घंटे से कम और कंटिन्यूअस 14 से 16 घंटे की जो है वो डार्क स्टेज की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, छोटे दिन वाले पौधे कहते हैं। मतलब कि दिन छोटे चाहिए इसमें और रात जो है वो अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल सोयाबीन, तंबाकू, पोक लेबर। चावल, कपास, चीनी, पोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, इन छोटे दिन वाले पौधों में अंधकार अवस्था जो है क्रिटिकल एवं कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, रात्रि के किसी भी अवधि में सफ़ेद या लाल रंग के लाइट में अल्प समय तक पौधे को अनावरित करने पर उसमें फ्लावरिंग नहीं होता है। ठीक है,
जब रेड लाइट के लाइट में एक्सपोज करने के तुरंत बाद इन पौधों को फॉर रेड लाइट में क्या करते हैं, एक्सपोज किया जाता है, तो इनमें फ्लावरिंग क्रिया होती है। ठीक है, फॉर रेड लाइट में एक्सपोज करने पर शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग की क्रिया पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लॉन्ग डे प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिन्हें फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, अपेक्षाकृत 12 घंटे से अधिक छोटी रात्रि की आवश्यकता होती है और उन्हें लंबे दिन वाले पौधे अथवा दीर्घ प्रदीप्तिकालिक पौधे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको लॉन्ग डे चाहिए। ठीक है, लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है और डार्क स्टेज की कम ज़रूरत होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हैंडमेन, गेहूँ, मटर, जई, चुकंदर, मूली एक्सेट्रा। लंबे दिन वाले पौधों में लाइट पीरियड जो है क्रिटिकल होती है। ठीक है, लंबे दिन वाले पौधों को रात्रि की किसी भी अवस्था में लाइट में एक्सपोज करने अथवा लाइट की अवधि में वृद्धि करने से फ्लावरिंग की क्रिया जो है वो स्टिम्युलेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावरिंग के लिए किसी विशेष फोटो पीरियड की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे किसी भी फोटो पीरियड की उपस्थिति में फ्लावर उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। ना इसको अधिक लाइट की आवश्यकता होती है और ना ही अधिक डार्क स्टेज की। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट 5 घंटे के प्रकाश से लेकर 24 घंटे के कंटिन्यूस लाइट में भी क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल टमाटर, कपास, सूर्यमुखी, कद्दू एक्सेट्रा। ठीक है, डायग्राम है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट जिसमें कि 18 घंटे इसको क्या होता है, डार्क स्टेज और 6 घंटे जो है वो लाइट। ठीक है, फिर होता है इसमें लॉन्ग डे प्लांट जिसमें कि डे स्टेज इसको ज़्यादा चाहिए और डार्क जो है वो कम। और डे न्यूट्रल प्लांट जिसमें कि इसको 6 घंटे की समय जो है वो इसको क्या चाहिए, लाइट, और 18 घंटे डार्क और 12 घंटे ये डे और नाइट दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आधुनिक वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के अतिरिक्त फोटो पीरियोडिक रिएक्शन के आधार पर पौधों के 3 अन्य प्रकार को भी क्या किया, सम्मिलित किया। ठीक है, इनमें से सबसे पहला है इंटरमीडिएट प्लांट्स। ये पौधे जो है 12 से 18 घंटे फोटो पीरियड को फ्लावरिंग के अभिप्रेरण हेतु उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है मैकेनिया। उसी प्रकार से नेक्स्ट है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। ऐसे पौधे फ्लावरिंग के स्टिमुलेशन हेतु पहले लॉन्ग फोटो पीरियड तथा उसके बाद जो है वो शॉर्ट फोटो पीरियड की आवश्यकता महसूस करते हैं। ठीक है, तथा उससे गुजरने के बाद ही फ्लावरिंग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइलम जो है प्लांट, वो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। ये पौधे फ्लावरिंग की प्रक्रिया के स्टिमुलेशन के लिए पहले शॉर्ट फोटो पीरियड तथा उसके बाद क्या करते हैं, लॉन्ग फोटो पीरियड की आवश्यकता जो है महसूस करते हैं। ठीक है, और उससे गुजरने के बाद ही क्या करते हैं, फ्लावरिंग का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। छोटे दिन वाले पौधे एवं लंबे दिन वाले पौधों को एक निर्धारित फोटो पीरियड पर एक कुछ दिनों के लिए, ठीक है, एक्सपोज करने से उनमें फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऐसे पौधों को कुछ समय अंतराल पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इंडक्टिव साइकिल प्राप्त होने पर उनमें फ्लावरिंग होता है। ठीक है, 24 घंटे के चक्र में उपस्थित एक निश्चित फोटो पीरियड एक इंडक्टिव साइकिल बनाता है। ठीक है, इस प्रकार फ्लावरिंग की घटना पर इंडक्टिव साइकिल्स के प्रभाव को फोटो पीरियोडिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, हेनबेन के पौधों में देखा गया है कि यदि इसे एक सटीक फोटो पीरियड का एक इंडक्टिव साइकिल दिया जाता है तो उसमें फ्लावरिंग होता है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रिसेप्शन ऑफ फोटो पीरियोडिक स्टिमुलेशन। पौधों में फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस को ग्रहण करने का कार्य लीफ एवं उसके बर्ड्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम नॉट 1934 ने स्पिंच, जो कि एक
लॉन्ग डे प्लांट है में प्रयोग करके इस बात की प्रायोगिक पुष्टि की थी कि फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस पत्तियों के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि लीफ में ही फोटोपीरियोडिक साइकिल की अनुक्रिया स्वरूप एक रासायनिक पदार्थ का फॉर्मेशन होता है जो कि स्थानांतरित होकर पौधों के अग्रभागों में पहुंचता है। ठीक है, और वहां पर वह फ्लावर बड्स के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। इन फोटोपीरियोडिक स्टिमुलेट का स्थानांतरण पौधों के एक शाखा से दूसरी शाखा अथवा ग्राफ्टिंग के द्वारा जोड़े गए प्लांट से दूसरे प्लांट तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइट क्वालिटी एंड फोटो पेरियोडिज्म। आधुनिक खोजों से स्पष्ट होता है कि लाइट के विजिबल स्पेक्ट्रम का ग्रीन कलर फ्लावरिंग क्रिया को क्या करते हैं, उद्दीपित करने में असमर्थ होता है। ठीक है, जबकि ब्लू लाइट में कुछ सीमा तक फ्लावरिंग का प्रेरण होता है। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम के 580 से 680 nm वेवलेंथ वाला रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट्स एवं लॉन्ग डे प्लांट दोनों प्रकार के पौधों में फ्लावरिंग करने के लिए अत्यधिक प्रभावी फ्लावरिंग स्टिमुलेट साबित हुआ है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को उचित लाइट एवं अंधकार की अवधि का पूर्ण पेरियोडिक साइकिल मिलने पर ही संभव होता है। ठीक है, लाइट का स्टिमुलेशन जो है वो पत्तियां ग्रहण करती है। मेच्योर लीफ इस स्टिमुलेट के लिए यंग और मेच्योर लीफ की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, हेनड्रिक्स एवं पार्कर 1956 ने प्रयोगों के द्वारा स्पष्ट किया कि लॉन्ग डे फोटोपीरियोडिक प्लांट्स तथा शॉर्ट डे फोटोपीरियोडिक प्लांट्स के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम का क्षेत्र जो है फोटो इंडक्शन के चारों ओर 660 nm तक सबसे अधिक प्रभावी होता है। ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट लीफ और पर्णवृत्त की वृद्धि में सहायक होती है, जबकि रेड लाइट वेवलेंथ युक्त लाइट 560 से 680 nm फ्लावरिंग के उद्दीपन का कार्य करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोटोमार्फोजेनेसिस। इसमें क्रिप्टोक्रोम एंड फाइटोक्रोम। प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय फैक्टर है। ठीक है, जो कि हायर प्लांट्स में ग्रोथ तथा डेवलपमेंट की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ यह प्लांट्स में समस्त जीवन काल में होने वाली ग्रोथ एक्टिविटी हेतु क्या करता है, सूचक सिग्नल की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, लाइट नियंत्रित प्लांट एक्टिविटी में सीड जर्मिनेशन, सीड ग्रोथ, एपिकल हुक ओपनिंग, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स, ठीक है, लीफ ब्लेड्स एक्सपेनेशन, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट्स, फ्लावरिंग इंडक्शन, सेनेसेंस का निर्धारण आदि प्रमुख है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट प्लांट्स तथा उसके अंगों के डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है वो फोटोमार्फोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ग्रोथ की प्रक्रिया हेतु दृश्य स्पेक्ट्रम की ब्लू और रेड लाइट जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हुआ है कि लाइट के दृश्य स्पेक्ट्रम का हरा रंग फ्लावरिंग क्रिया को स्टिमुलेट करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, जबकि ब्लू लाइट में कुछ सीमा तक फ्लावरिंग का इंडक्शन होता है। ठीक है, ब्लू लाइट एक विशिष्ट पिगमेंट के द्वारा ग्रहण किया जाता है जिसे क्रिप्टोक्रोम कहते हैं। ठीक है, रेड लाइट जिस पिगमेंट के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम कहते हैं। ठीक है, अर्थात ब्लू लाइट की क्रियाशीलता क्रिप्टोक्रोम द्वारा तथा रेड लाइट की क्रियाशीलता फाइटोक्रोम के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अपनी आनुवांशिक संरचना तथा क्रियाशीलता के आधार पर क्रिप्टोक्रोम को दो प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है CRY फर्स्ट टाइप और CRY सेकेंड टाइप। ठीक है, दोनों ही टाइप के क्रिप्टोक्रोम हाइपोकोटाइल की ग्रोथ को क्या करता है, निरुद्ध करते हैं। ठीक है, एंथोसाइनिन के संग्रहण को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन
CRY सेकेंड टाइप का क्रिप्टोक्रोम फ्लावरिंग टाइम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, प्राकृतिक इस अवस्था में रेड लाइट के एब्जॉर्प्शन एवं फ्लावरिंग में प्रमुख भूमिका रखने वाले PFR टाइप ब्लू लाइट का क्रिप्टोक्रोम के द्वारा ग्रहण करने के बाद ही सिंथेसिस होता है। ठीक है, क्रिप्टोक्रोम अर्थात ब्लू लाइट अवशोषक पिगमेंट के विषय में वैज्ञानिक अभी सक्रिय हो पाए हैं। ठीक है, और इससे संबंधित सक्रिय अनुसंधान जो है वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, क्रिप्टोक्रोम 320 nm से 400 nm दृश्य वर्णक्रम को अवशोषित करता है। ठीक है, खुराना एवं कैनेथ 1999 के अनुसार क्रिप्टोक्रोम एक से अधिक क्रोमेटोफोर्स का बना होता है। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्रिप्टोक्रोम जो है फ्लेविंग्स एवं कैरोटीनॉइड वाले वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ठीक है, कैजलेजन 1968 के अनुसार फाइटोक्रोम वह पदार्थ है जिसमें क्रोमेटोग्राफिक ग्रुप प्रोटीन के साथ संबंधित होते हैं। ठीक है, फाइटोक्रोम एक प्रकार का रंग द्रव्य या पिगमेंट है जो कि रेड एवं फॉर रेड लाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, या फिर अवशोषित करता है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। फाइटोक्रोम पिगमेंट कुछ एल्गी को छोड़कर सभी ग्रीन प्लांट जैसे कि ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर यह पिगमेंट सेल मेम्ब्रेन्स में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। फाइटोक्रोम एक प्रोटीन युक्त क्रोमेटोफोर होता है, अतः यह मुख्य दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, फर्स्ट है क्रोमेटोफोर और सेकंड है प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटोफोर एक नॉन साइक्लिक एवं ओपन चैन टेट्रा पैरोल होता है। ठीक है, प्रत्येक फाइटोक्रोम में 4 पैरोल रिंग्स एक पंक्ति में अरेंज होती है तथा इसका क्रोमोफोर भाग प्रोटीन भाग से थर्ड पैरोल रिंग वाले भाग पर जुड़ा होता है। ठीक है, फाइटोक्रोम की आधारभूत संरचना एल्गी में पाई जाने वाले पिगमेंट 6-फाइकोसाइनिन के समान होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम। इसको दो रूप है फाइटोक्रोम्स के। फर्स्ट है हमारा PR फॉर्म और दूसरा है PFR फॉर्म। सबसे पहले देखते हैं PR फॉर्म। यह फाइटोक्रोम का लाल प्रकाश अवशोषित करने का रूप है जो कि 660 nm वेवलेंथ वाले रेड लाइट को अवशोषित करता है। ठीक है, इसे PR या PR के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यह ब्लू ग्रीन कलर का होता है। सेकंड है हमारा PER फॉर्म। यह फाइटोक्रोम का दूरस्थ लाल फॉर रेड प्रकाश अवशोषित करने वाला रूप है जो कि 730 nm वेवलेंथ वाले दूरस्थ लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, इसे PFR या P के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन होता है। ठीक है, FR फॉर्म 660 nm वाले रेड लाइट को अवशोषित करके FPR फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार FPR फॉर्म जो है 730 nm वाले फॉर रेड लाइट को अवशोषित करके FR फॉर्म में चेंज हो जाता है। FR फॉर्म डार्क स्टेज में स्वतः भी PR फॉर्म में परिवर्तनशील होता है। ठीक है, PR फॉर्म के PFR फॉर्म तथा PFR फॉर्म के PR फॉर्म में चेंज का प्रमुख कारण प्रथम पैरोल रिंग। ठीक है, फर्स्ट पैरोल रिंग में हाइड्रोजन का एडिशन या अलग होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फाइटोक्रोम एक्शन। ब्रिजेस एवं उसके सहयोगियों के अनुसार फाइटोक्रोम स्वयं अक्रिय अवस्था में होता है। ठीक है, हार्टमैन ने फोटोक्रोम की क्रियाविधि को समझाने के लिए परिवर्तित विधि बताई। ठीक है,
हार्टमैन के अनुसार फाइटोक्रोम का जैविक रूप से सक्रिय रूप, ठीक है, जैविक रूप से सक्रिय रूप में सक्रिय रूप PFR का कोई अज्ञात व्युत्पन्न होता है, ठीक है। वास्तव में फाइटोक्रोम कई अन्य फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैविक रूप से सक्रिय PFR एक अन्य पदार्थ X से, ठीक है, एक अन्य पदार्थ X से क्रिया करके PFR X कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि विभिन्न जैविक क्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है। PFR X एक एंजाइम की भांति विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रेरित करता है तथा किसी विशिष्ट जीन को उत्प्रेरित करके किसी नए एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। इसके प्रभाव में RNA एवं प्रोटीन सिंथेसिस की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फाइटोक्रोम एक्टिविटी। इसके द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम और स्टार्क की लंबाई में ग्रोथ करना, हाइपोकोटाइल हुक तथा ग्रीन घास की लीफ को मुड़ने से रोकना, रूट, राइजोम और बल्ब का डेवलपमेंट होना, फर्न के स्पोर्स, एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन और सीड्स में जर्मिनेशन करना, स्टोमेटा और ट्रैकिड्स में डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है। फाइटोक्रोम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे कि फ्लावरिंग की क्रिया में फाइटोक्रोम का महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। पौधों को लंबे दिन की समयावधि बढ़ाने पर लंबे दिन वाले पौधों में फ्लावरिंग की क्रिया में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स में यह क्रिया कम हो जाती है। यदि अंधकार अवधि अधिक समय तक दी जाती है तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग की क्रिया प्रेरित होने लगती है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग डे वाले प्लांट्स में फ्लावरिंग की क्रिया में कमी आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से फ्लावरिंग की क्रिया को प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं DNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मटर के इटियोलेटेड तने की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रेड लाइट के प्रभाव का अध्ययन DNA और प्रोटीन सिंथेसिस पर किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि रेड लाइट इन क्रियाओं को प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखा गया कि रेड लाइट के प्रभाव से पोलन ट्यूब निकलती है और उसकी वृद्धि तेज़ी से होती है, लेकिन FPR के प्रभाव के कारण ये क्रियाएं जो है वो मंद हो जाती है। फाइटोक्रोम के द्वारा अनेक क्रियाएं प्रभावित होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट फाइटोक्रोम्स कहलाते हैं, जो कि रेड लाइट एवं फॉर रेड लाइट के द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीड जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी। कुकुरबिटा के एयर में सुखाए गए इस सीड्स में FPR पाया जाता है। जब इन्हें पानी में भिगो जाता है तो इनका फाइटोक्रोम जो है वो फ्री हो जाता है, जो सीड के जर्मिनेशन को प्रेरित करता है और इसकी डॉर्मेंसी को नष्ट कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजेन, ठीक है। फोटो इंड्यूस्ड लीव्स में एक फ्लावरिंग स्टिमुलेट या फ्लावरिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाद में स्थानांतरित होकर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहुंचकर फ्लावर बड के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नाइनटीन 1936 में कैजलेजन ने बताया कि फोटो इंड्यूस्ड लीव्स में एक फ्लावरिंग हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे उन्होंने फ्लोरिजेन नाम दिया। इन हार्मोन्स का ट्रांसमिशन फ्लोएम के द्वारा ग्रोइंग पॉइंट तक होता है, ठीक है। कैजलेजन 1936 ने इसे सिद्ध करने के लिए गमले में लगे कई ब्रांच वाले जैंथियम के पौधे को ग्राफ्टिंग द्वारा जोड़कर एक चैन तैयार की। इस चैन के एक किनारे पर प्रेजेंट प्लांट की एक शाखा को फोटो इंड्यूक्टिव साइकिल में एक्सपोज करने के कुछ समय पश्चात सभी प्लांट्स में फ्लावरिंग क्रिया होती है, इसको स्पष्ट किया, ठीक है। कुछ फाइटोक्रोम मेडिएटेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जैसे कि एल्गी
ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में स्पोर जर्मिनेशन, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, प्रोटोनिमा ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। उसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म में सीड जर्मिनेशन, हाइपोकोटाइल हुक फॉर्मेशन, इंटरनोड एक्सटेंशन, बर्ड डॉर्मेंसी, ठीक है। उसी प्रकार से एंजियोस्पर्म में सीड जर्मिनेशन, हाइपोकोटाइल हुक फॉर्मेशन, इंटरनोड एक्सटेंशन, रूट प्रोमेड इनिशिएशन, लीफलेट मूवमेंट, इलेक्ट्रोलर पोटेंशियल, ठीक है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ऑटोट्रॉफिक सेंसिटिविटी, जियोट्रॉफिक सेंसिटिविटी, एंथोसाइनिन सिंथेसिस, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरिजन प्रोडक्शन। फ्लावरिंग हार्मोन्स फ्लोरिजन के फॉर्मेशन की विधि को समझाने के लिए निम्नलिखित हाइपोथेटिक थ्योरीज प्रस्तुत की गई, मतलब कि काल्पनिक सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीज एवं फुलर 1962 ने फ्लावरिंग की क्रियाविधि के अध्ययन के दौरान यह पाया कि लाइट तथा CO2 की उपस्थिति में लीफ द्वारा ए यौगिक का फॉर्मेशन होता है, जो बी नामक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है और अंततः सी में परिवर्तित होता है, ठीक है। कैलेजन 1936 के अनुसार यह सी यौगिक की फ्लोरिजन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फ्लोरिजन लीफ से निर्मित होकर शूट एपिक्स में स्थानांतरित होकर फ्लावरिंग की क्रिया का स्टिमुलेट करता है। शॉर्ट डे प्लांट्स को लंबे दिन वाला लाइट देने पर फ्लावरिंग का स्टिमुलेशन नहीं होता है, किंतु यह देखा गया है कि दोनों पौधों को प्रकाश अवधि के बाद जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे पौधे से फ्लोरिजन दूसरे पौधों में स्थानांतरित हो जाती है और फ्लावरिंग होने लगता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोपेरियोडिज्म। फोटोपेरियोडिज्म की क्रियाविधि का ज्ञान हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, ठीक है। फोटोपेरियोडिज्म का एग्रीकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर में बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। पोटैटो के प्लांट्स को लॉन्ग फोटो पीरियड मिलने पर उत्पन्न हुए पोटैटो के ट्यूबर्स अनियमित आकार के हो जाते हैं तथा उनमें आइस काफ़ी गहराई में स्थित होती है, ठीक है। ओनियन के बल्ब्स को लंबा फोटो पीरियड व अधिक टेम्परेचर देने पर उनका जर्मिनेशन शीघ्र होने लगता है, ठीक है।